नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में आज अपनी ताल ठोक दी और चुनावी शंखनाद किया। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची, जहां उन्होंने एमपी में कर्नाटक मॉडल लागू करने की बात कही। लेकिन क्या है ये कर्नाटक मॉडल जिसे प्रियंका गांधी अब एमपी में लागू करवाने की तैयारी में है? किस कर्नाटक मॉडल पर कांग्रेस एमपी में चुनाव लड़ने की तैयारी में है? क्या वो दक्षिण की तरह मध्य प्रदेश में कारगर साबित हो सकेगा? ये तो बात की बात है, लेकिन जबलपुर में प्रियंका गांधी जिस अंदाज में दिखी, तो इससे एक बात साबित है कि वो बजरंगबली और कर्नाटक मॉडल को ही आगे बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत ही हिंदुत्ववादी तरीके से की। सबसे पहले हनुमान का गदा, फिर नर्मदा नदी में पूजा, इसके बाद 5 बड़ी चुनावी घोषणाएं, जिसमें पहली है सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना, दूसरा महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1500 रुपये, तीसरा रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये, चौथा 100 यूनिट तक की बिजली माफ और पांचवा किसानों की कर्ज माफी। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो उन्हें प्रियंका का ये हिंदुत्ववादी अवतार शायद पसंद नहीं आया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो यहां तक कह दिया कि ये चुनावी हिंदू हैं, इन्हें चुनाव के समय ही मां नर्मदा और गंगा याद आती हैं। धन बल को लेकर धनादेश के बल पर जनादेश को उछला जाता है। आपको याद है, यहाँ पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके पैसे लगाकर हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। चलिए, भाजपा की सरकार बन गई, कुछ अच्छा करके दिखा दे तो कम से कम कुछ फायदा होता आपको। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन कराने वहां महाकाल के पानी भाव को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल में, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि हवा तेज हवा चल रही है और दूसरी इमारतें उन्होंने बनाई है, सारी गिर रही है, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खराब किए। कांग्रेस पार्टी आपकी सुनवाई करती है, जहां
मेरा वादा है आपको, यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए, 200 यूनिट बिजली बिल की माफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए उन्होंने क्या नहीं किया, आरती में भी उन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी साथी सुनिए, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनवा देते हैं आपको। संस्कारधानी आ रही हो आप माननीय प्रियंका जी, और मंच कैसे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो जो महिला को टंचमाल बोलते हैं, आइटम बोलते हैं। मां नर्मदा में पूजा करने जा रही हो, चुनाव आते ही आपको मां नर्मदा की याद आती है, मां गंगा मैया की याद आती है। यूपी में गंगा जी में डुबकी लगाई, गंगा जी ने नाराज होकर कुल 2 सीटें दी आपको। नर्मदा मैया भी इसीलिए नाराज होंगी, आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप चुनावी हिंदू हैं, उस बच्ची के यहाँ जाएंगी क्या जिसका मर्डर हो गया है? आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती थी ना, जाओ उसमें, तब प्रदेश की जनता मानेगी। अन्यथा तुष्टीकरण की राजनीति आपकी, ये सब समझेंगी, ये चुनावी है। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन है, पहली बात तो। और दूसरी बात, पवन पुत्र महाबली हनुमान देश में दुनिया में हर व्यक्ति को क्या शिक्षा देते हैं कि राजधर्म निभाओ, राजधर्म। पवन पुत्र हनुमान जी ने जीवन भर राजधर्म निभाया। वो कभी फोटो में राम जी के बराबर आके खड़े नहीं रहे, वो राम जी के चरणों में, आपने जब राम दरबार की फोटो देखी हो तो राम जी के चरणों में पवन पुत्र हनुमान बैठे थे। ये राजधर्म है। और ये गधा जो हनुमान जी का है, जिन्होंने भी हनुमान जी का अपमान किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महापाप किया, हनुमान जी की तुलना प्रधानमंत्री ने एक संगठन से कर दी। उससे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने भयंकर पाप किया, हनुमान जी की जातियां बताई 2018 के राजस्थान चुनाव में। कभी बोले हनुमान जी गुजर है, कभी जाट है, कभी शेड्यूल ट्राइब है, कभी अनेक जातियों बताई। जो व्यक्ति गेरुआ रंग वस्त्र पहन के, भगवा वस्त्र पहन के हम भगवान की जातियां बताने का पाप करता है, मैं समझता हूँ उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो जो पाप करता है, हनुमान जी का गदा उस पे चलता है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजस्थान में चला, 2023 में कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ चला, और अब ये गदा आ गया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में। जो राजधर्म नहीं निभाएगा, जो लोग भ्रष्टाचार में लोग लिप्त होंगे, उनको जड़ से उखाड़ने का काम हनुमान जी का गदा करेगा। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। हमारे साथ सुकृति जैन बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हमारे साथ रतन तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और कुमार श्रीकांत वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। रतन जी, शुरुआत आपसे। मेरा सीधा सवाल, क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस एक बार फिर
चुनावों के लिए चेहरा बनाने जा रही है, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार ये सुगबुगाहट काफ़ी चर्चाओं में है। और ये सीधा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई तरह की खबरें भी निकल कर आ रही हैं और चुनावी जो आपका चक्कर है वो सीधे तौर पर यहीं से शुरू होगा और इसी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं सीधे तौर पर ये सवाल पहले आपसे ले रहा हूँ। देखिए आशीष भाई, सबसे पहले आपका नमस्कार करता हूँ जी। प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार आज रैली की है मध्य प्रदेश में, उनके इस रैली से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और हड़बड़ा गई। क्योंकि आप जानते हैं कि किस प्रकार कर्नाटक की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हिमाचल की जनता ने आशीर्वाद दिया और इसी मध्य प्रदेश में 2018 में प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी को दी थी। इसके बाद सिंधिया जी ने 27-28 विधायकों को अपने पाले में लेके किस प्रकार पैसे के दम पे ईडी सीबीआई के डर को दिखा के विधायकों को तोड़ के जबरन सरकार बनाई गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई गई। लेकिन हम 18 महीने सरकार में थे। 18 महीने तक हमने 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए, हमने बर्तन बैंक स्थापित किया, हमने आदिवासियों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, 1000 गौशाला तक हमने बनवा दिए। ठीक है, लेकिन प्रियंका गांधी जी की जो सभा हुई है यह एक शुरुआत है। आप आने वाले समय में देखना कि मध्य प्रदेश की जनता इस चीज का इंतजार कर रही थी कब चुनाव आए, हम कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनवाएं। क्योंकि जनता के वोट को जो चोरी करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो जनता माफ नहीं करेगी। समय का इंतजार कर रही थी, समय आ चुका है आसिफ भाई, समय आ चुका है। लेकिन सवाल भी वहीं का वहीं है रतन जी। आपने जो बीजेपी सरकार की कमियां हैं वो तो गिनवाई, अच्छी बात है, विपक्ष का काम है कमियों को सरकार की गिनवाना। लेकिन सवाल वहीं, क्या 2024 का आम चुनाव और उससे पहले होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, चाहे उसमें छत्तीसगढ़ की बात है, राजस्थान की बात है, क्या प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े जाएंगे सीधे तौर पर? आशीष भाई, आपने देखा कि किस प्रकार हमने 2 राज्यों के जो चुनाव थे प्रचंड बहुमत से जीते हैं। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो जादू है, उनकी जो मैजिक है वो पूरी तरीके से डाउन हो गई है और कोई जादू नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता भी चाहते हैं कि मोदी जी अब हमारे विधानसभा चुनाव में न प्रचार करने आए, क्योंकि जहाँ जहाँ वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे हार का सामना करना पड़ रहा है। और रही बात प्रियंका गांधी, तो हमारी नेता है, हमारी चेहरा है, वो तो वक्त आएगा तो हम तय कर लेंगे कि हमारा चेहरा कौन होगा। लेकिन हमारी लीडर है वो, और वो प्रचार प्रसार जोर शोर में कर रही है। और आने वाले जो चुनाव होने हैं वो चुनाव तो हम सेमीफाइनल को लेके चल रहे हैं, क्योंकि यही तय करेगा आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव। ठीक है, ये वक्त बताएगा चेहरा कौन होगा। लेकिन दूसरी चीज एक और समझा दीजिए कि कर्नाटक मॉडल क्या है जिसकी अब कांग्रेस ने चर्चा करनी शुरू कर दी है? रतन जी। जी, कर्नाटक की बात कर रहे हैं। देखिए, कर्नाटक मॉडल ये है, कर्नाटक में इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत की, इन्होंने द केरला फिल्म स्टोरी की शुरुआत की, बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ दिया। तो कर्नाटक की जनता ने इनके झूठ फरेब को जोरदार तमाचा मारा है। तो कर्नाटक ने ये दिशा दिखाया है कि अगर आप आएंगे, मुद्दों की बात करिए, अडानी के महाघोटाले की बात करिए, किसानों की बात करिए, महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, अगर आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करेंगे तो हम आपको नकार देंगे। तो कर्नाटक मॉडल यही है कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, वादों की शुरुआत हो चुकी है। पहली कैबिनेट में हमने सारे प्रस्ताव को रख दिया है सामने और हमने शुरुआत कर दी है। तो यही मॉडल लेके हम हर जगह जाएंगे कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। ठीक है, जो बोलते हैं वो करते हैं। जैन साहब, आपके पास आऊंगा सीधे तौर पर। आज प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में ना सिर्फ चुनावी शंखनाद किया बल्कि सीधे तौर पर 5 बड़े वादे भी कर दिए हैं। अब ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती होगा अपने जो सत्ताधारी राज्य है उसको बचाना, क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने मंच से कह भी दिया कि चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया है बीजेपी ने मध्य प्रदेश में। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर किया
और उन मुद्दों से जनता प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया और भारतीय जनता पार्टी की विकास की नीतियों को पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का अवसर दिया। और नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व ने इस देश की तस्वीर बदल दी है। आज प्रियंका गांधी जी मध्य प्रदेश के चुनाव के सिलसिले में जबलपुर जिनका आना हुआ जी, ये एक राजनीतिक चुनावी सभा है। और जब राजनीतिक चुनावी सभाएं होती हैं तो कोई भी दल अपने विचार व्यक्त करता है, शब्दों में गारंटी देता है, काम की गारंटी नहीं देते हैं कि हम काम कर देंगे। यदि काम कर सकते होते तो जब 1.5 वर्ष की सरकार का अवसर मिला था तो निश्चित रूप से उस तरह के काम की शुरुआत कर देते जो नहीं कर पाए। अब चूंकि चुनाव का समय है, चुनाव के समय ये शिवराज सिंह जी जो कुछ कहते हैं तो कर रहे हैं। 1,000 रुपए देने के लिए बोला, उन्होंने किया। अब इन्होंने 1,500 रुपया देने की यदि आज बात कर रहे हैं तो जब पूर्व में कमलनाथ जी की सरकार थी तब दे देते तो निश्चित रूप से कुछ काम होता दिखता। लेकिन तब भी जो है कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहकर ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं किया कि जो अब जनता आने वाले समय में विश्वास करे। ठीक है। दूसरी बात, एक बात और जरूर मैं कहना चाहूंगा कि चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो या गौरव वल्लभ जी हो, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट में संविधान के सम्मत किसी भी व्यक्ति की धार्मिक आस्थाओं पर कोई रोक नहीं लगाई है जी। मान लीजिए आज प्रियंका गांधी जी जबलपुर में अगर नर्मदा पूजन करती हैं तो हमको उसको जबलपुर के और नर्मदा नदी के सम्मान के रूप में देखना चाहिए, इसको धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। गौरव वल्लभ जी ने भी इसको धार्मिक एंगल से देखा। मैं इसको जो है जबलपुर के सम्मान के एंगल से देखता हूँ कि हमारे जबलपुर की संस्कारधारी इतनी गौरवशाली है कि यहाँ पर मां नर्मदा को आकर नमन किया जाता है और ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। ठीक है, लेकिन आपके तो सरकार के जो गृह मंत्री हैं वो चुनावी हिंदू बता रहे हैं प्रियंका गांधी को, आप सम्मान जबलपुर का बता रही हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा जी तो चुनावी हिंदू तक बोल गए। अब भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जो मैं अभी व्यक्त कर चुका हूँ, किसी भी धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करने पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, आस्था व्यक्त करने पर रोक नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। जल्द लौट रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बजरंग बली के मुद्दे पर क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं। चाहिए आपको। मध्य प्रदेश का चुनाव कर्नाटक की तरह जिस तरीके से बजरंग बली का जिक्र हुआ था, पूरा चुनाव कहीं ना कहीं बजरंग बली और बजरंग दल के बीच में हुआ था, उस तरह से ऐसा नहीं है। देखिए बात यह है, ये धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इन्होंने उल्लंघन किया है। ये लोग हमारा जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसके अंदर अपराध किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और माननीय चुनाव आयोग से हमारी उम्मीद थी कि उनको नोटिस देंगे, लेकिन नोटिस उनको नहीं दिया गया। हमें घोर आपत्ति। मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा सवाल कि कहीं ना कहीं चुनावी रेस शुरू हो चुकी है और क्या प्रियंका गांधी अब कांग्रेस का फेस होंगी। कुमार साहब, सीधे आपके पास यही सवाल है कि ये चुनावी रेस में क्या प्रियंका गांधी एक बार फिर फेस होंगी कांग्रेस का, या राहुल गांधी पर ही 2024 और उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनावों का दारोमदार होगा। चुनाव का फेस होंगी, खासतौर से मध्य प्रदेश या 5 राज्यों के चुनाव में। तो ये अच्छा कांग्रेस के लिए, लेकिन ये बुरा राहुल गांधी के लिए है। अगर राहुल गांधी के होते हुए प्रियंका गांधी को आगे किया जा रहा है और तकरीबन 2 डेकेड्स यानी कि 20 वर्षों में जिस तरीके से प्रियंका की महत्वाकांक्षाओं को साइडलाइन किया गया, जिस तरीके से प्रियंका गांधी को राजनीति में आना था और उनकी मां सोनिया गांधी ने जिस तरीके से राजनीति में आने से उनको रोका, और तमाम साम दाम दंड भेद की राजनीति हमने देखी परिवार के भीतर ही। प्रियंका को बड़ी मुश्किल से, और खासतौर से प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा जिस तरीके से राजनीति में आने की बात कर रहे थे और गाए बगाए अब तो रोज वो
बयान बहादुर भी बन गए, बयान भी दे रहे हैं। तो केवल इसके निहितार्थ इसमें नहीं खोजनी चाहिए कि क्या प्रियंका की गांधी के हाथों कमान है। मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरीके से देखा जाए, इस पूरी राजनीति को किसी मेटाफर की तरफ से देखा जाए कि ये क्या संदेश दे रहा है, मेटाफर के तरीके से संदेश क्या मतलब सामने दिखाई दे रहा है। क्या राहुल गांधी को पीछे किया जाएगा, क्या प्रियंका गांधी को आगे किया जाएगा, क्या प्रियंका ही अब कांग्रेस की कमान संभालेंगी, क्या अब एक तरीके से पार्टी में जो 3 गुट थे, सोनिया का गुट, प्रियंका का गुट और राहुल का गुट, यानी कि प्रियंका के गुट को अब पावर मिलनी मतलब स्टार्ट हो गई है, सोनिया का गुट लगातार धराशायी है, ये पीछे जा रहा है, या फिर राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं, या उनका गुट या उनका जो एक तरीके से वो जो कमरा है जिसमें राहुल गांधी के पसंदीदा लोग ही बैठ सकते हैं, उसमें विंडो नहीं है, विचार नहीं जा सकता, और यहाँ तक कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बातें भी अंदर नहीं जा सकती। तो ये जो कुछ सारा कुछ जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से प्रियंका इन सारी चीजों को निपटाती हैं, देखती हैं, कर पाती है। और खासतौर से मैं इसमें एक और बात कहना चाहूंगा, क्या वाकई प्रियंका गांधी के हाथों में कमान मिलेगी या फिर प्रियंका गांधी को शहीद करना चाहते हैं 2024 के लिए? अगर प्रियंका 5 राज्यों के चुनाव हार जाती है या उनको ये कार्यभार दिया जाता है, वो हार जाती हैं, तो राहुल का मार्ग अकंटक हो जाएगा और प्रियंका फिर उसी तरीके से प्राप्त होगी। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रियंका के हाथों कांग्रेस की सारी बागडोर दी गई थी, लेकिन प्रियंका हार गई। उसके बाद आपने देखा प्रियंका को नेपथ्य में डाल दिया गया था और राहुल गांधी फ्रंट फुट पे खेल रहे थे। तो ये सारी साजिश राजनीतिक जो चीजें निकल के आ रही है, क्या ये राहुल का गेम है या ये प्रियंका को बलि देने का एक उपाय है, या ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी के लिए अब फील्ड को खुला छोड़ दिया गया है? ये तो निहितार्थ आगे समझ में आएंगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है मुझे लगता है वो कांग्रेस के लिए अच्छा है कि एक राहुल गांधी को छोड़कर भी कोई दूसरे चेहरे पर कांग्रेस दाव लगा रही है, भले वो गांधी परिवार का ही क्यों ना हो। तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, दूसरा सवाल कुमार साहब, आज मध्य प्रदेश में जो रैली थी उसमें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश हुई और इसी को लेकर शायद बीजेपी कहीं ना कहीं असहज हो गई और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रियंका गांधी चुनावी हिंदू हैं। आप कैसे देखते हैं? क्या कर्नाटक मॉडल को लेकर अब कांग्रेस आगे बढ़ना चाह रही है? मुझे लगता है कि भारत विविधताओं का देश है और ये इनक्रेडिबल इंडिया है। खास तौर से हर एक राज्य की स्ट्रेटेजी अलग होती है और हर राज्य की स्ट्रेटेजी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी स्ट्रेटेजी बनाती है वो बिहार में जाकर फेल हो जाती है, बिहार में बीजेपी जो स्ट्रेटेजी बनाती है वो मध्य प्रदेश में जाकर फेल हो जाती है। तो हर एक राज्य के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाएगा। और दूसरी चीज है गुजरात मॉडल भी आपने देखा हो कि गुजरात मॉडल जिसकी बात हम 2014 से पहले करते थे वो भी अलग अलग राज्यों में नहीं चल पाया, केंद्र में चल गया एंटी इनकम्बेंसी के कारण। तो मुझे लगता है कर्नाटका के जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं वो मॉडल नहीं है, वो एंटी इनकम्बेंसी के कारण उपजी हुई चीजें हैं। दूसरी चीज आप देखिए, जिस तरीके से ध्रुवीकरण करना चाहती थी बीजेपी, वो ध्रुवीकरण नहीं हुआ, बल्कि मैं इसमें देखता हूँ कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं हुआ, मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हो गया और वो वोट के तौर पर कांग्रेस की झोली में जाकर सीधे गिर गए। वोकल इंडिया समुदाय एक तरीके से पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। डीके शिव कुमार को वो मुख्यमंत्री के लिए देख रहे थे, वहां की समीकरण अलग है, वहां के मुझे लगता है कि हर एक स्ट्रेटेजी अलग थी। और अगर आप मध्य प्रदेश देखेंगे तो मध्य प्रदेश में प्रियंका खास तौर से, अच्छा प्रियंका या राहुल गांधी की पिछले अगर आप 1 या 2 सालों की कोई तस्वीर देखेंगे तो मस्जिद और मजार जाते हुए नहीं दिखाई देंगे आपको। यानी कि सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड प्रियंका भी खेल रही है, राहुल भी खेल रहे हैं, उनको पता है इसी से बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में खास तौर से मामा शिवराज का एक वोट बैंक है, इस बात को आप मानेंगे। और खास तौर से इस बार माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिराज सिंधिया को ये कमान दी गई है कि किस तरीके से वो 22 सीटें निकाल कर लाते हैं अलग, तो वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पद का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो क्या शिवराज उनको मुख्यमंत्री बनने देंगे? क्या ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है अपने सिविल एविएशन वाले,
क्या सिंधिया साहब कुछ बेहतर कर पाएंगे? क्या नरोत्तम मिश्र की भी अभी एक तरीके से वो भी चाहते हैं कि वो सीएम बने। अपेक्षा और महत्वाकांक्षा हर एक व्यक्ति की होती है। तो लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले और बीजेपी अभी भी शिवराज के चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमलनाथ एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इतनी भी एंटी इनकम्बेंसी मुझे लगता है मध्य प्रदेश में नहीं हुई है। और सारा दामोदर अभी भी बीजेपी काडर पे निर्भर करता है और बीजेपी काडर जो अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि निराश है पिछले 2 चुनाव में बीजेपी काडर को किस तरीके से उपेक्षा हुई है और मंत्रियों के काम नहीं हो रहे हैं, संतरियों के काम नहीं हो रहे हैं, सांसदों के काम नहीं हो रहे हैं और यहाँ तक कि विधायकों और मिनिस्टर्स के काम नहीं हो रहे हैं। तो वो सोचिए वो कार्यकर्ता जिसने 5 साल प्रचार किया, 5 साल आपकी डुगडुगी बजाई और जो आपकी पालकी लेकर ढोया, वो व्यक्ति कितना निराश है। कर्नाटका में लास्ट में बीएसपी भले एग्रेसिव हुई, लेकिन आरएसएस, बजरंग दल और सभी लोग माइनस थे। तो क्या मध्य प्रदेश में यही चीज हम दोबारा देखते हुए देखेंगे? क्या ऐसा ही होता हमें दिखाई देगा? मुझे लगता है अभी ये दूर की कौड़ी है, देखना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है गंगा में बहुत पानी बहना, माफ कीजिएगा, कावेरी में बहुत पानी वहां पर बहना बाकी है और माँ नर्मदा की भूमि है, तो नर्मदा में बहुत पानी बहना बाकी है। क्या दिग्गी कर पाते हैं? क्या कमलनाथ कर पाते हैं? क्या शिवराज फिर को अपने बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं? लेकिन प्रियंका मुझे वहां पर कुछ करती हुई नजर नहीं आती फिलहाल। प्रियंका वहां पर कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही। कुमार साहब ने बड़ी बात कह दी अंत में। रतन जी, देखिए आशीष भाई, कुमार भाई अच्छे पत्रकार हैं, उनको अपनी बात रखने का उनको पूरा हक है। आपने देखा अभी इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जी को फेस बना दिया है, राहुल गांधी जी नहीं जा रहे हैं। शायद ये पूछते हैं कि कर्नाटक में राहुल गांधी जी काफी वहां पे प्रचार किए थे और जो भारत जोड़ो यात्रा जो कर्नाटक से होके निकली थी, काफी ज्यादा सिटी उस तरफ आई है जहां से उनकी यात्रा निकली थी। तो अभी प्रियंका जी की पहली सभा है। अभी आप देखना राहुल जी की ताबड़तोड़ सभा होनी है, हमारे जो तमाम बड़े बड़े नेता है उनकी सभाएं होनी है। तो प्रियंका जी वहां पे एकमात्र फेस नहीं है, फेस तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता है, एक नेता है। और दूसरी बात, बड़ी मजे की बात बता दूं कि अभी ये छटपटाहट है बीजेपी की, आने वाले समय में आप देखना, क्योंकि जनता पूरी तरीके से तैयार है कि जिस प्रकार 2018 में जनता की वोट को चोरी किया गया था और नंबर 2 मंदसौर में 5 किसानों को गोली मार दी गई थी, व्यापम का घोटाला आप लोगों ने देखा है, पेपर लीक के मामले लगातार आते रहे हैं, किसानों के मामले आते रहे, तो बहुत से मुद्दे हैं। उस मुद्दे को लेके हम मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। तो आशीष भाई आप देखना कि हम कर्नाटक से भी बड़ा यहाँ पे अंतर आपको दिखाएंगे। 150 सीट का जो हमारा लक्ष्य है और टारगेट है, उसे हम अचीव करेंगे और पूरा करेंगे। चलिए ठीक है, बड़ा मार्जिन होगा जीत का, ये आपका दावा है। लेकिन जैन साहब आपके पास आऊंगा। रतन जी जो दावा कर रहे हैं वो तो चलिए राजनीतिक बात हो गई। हर राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा करता है और बड़े अंतर से करता है। लेकिन जो बात कुमार साहब कह रहे थे कि बीजेपी के शासन में बीजेपी के विधायक, बीजेपी सरकार के मंत्री, बीजेपी के सांसद सब परेशान हैं, काम नहीं हो रहे, तो कैसे नैया पार लगेगी? जनता के बीच में सरकार जनहितकारी नीतियों को लेकर जाती है और उन जनहितकारी नीतियों का लाभ जनता को मिलता है तो जनता का समर्थन मिलता है जी। जहाँ तक प्रश्न उठता है व्यक्तिगत कामों का या किसी नीतिगत कामों का, तो उनको काम संपन्न कराए जाने की प्रोसेस है, उससे शुरू होकर गुजरते जाना पड़ता है। लेकिन सरकार और जनता का सीधा संबंध सरकार की नीतिगत योजनाओं से रहता है, जिसका जनता को सीधा लाभ मिलता है। अब इसके उपरांत जो है किन्हीं मामलों में मंत्रियों के बीच में आपस में यदि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने समन्वय समिति बनाई है। जब किसी भी चीज को ऐसा मामले में
जब किसी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जी के सामने जाता है मंत्रालय के माध्यम से, उस पर उनका निर्णय होता है और कोई भी काम रुकता नहीं है, कार्य संपन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ जैसे उम्मीद की जाती है कि सीधे काम हो जाए, तो मुख्यमंत्री जी की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जो काम सीधे होने वाले होते हैं वो सीधे होते हैं और जो काम सीधे होने वाले नहीं होते हैं वो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से संपन्न होते हैं। ठीक है, ये जैन साहब आपने ये नीतिगत कामों की बात बता दी, लेकिन सवाल ये है कि अगर कार्यकर्ता ही हताश हैं, कार्यकर्ता ही निराश हैं, तो बस्ता कौन संभालेगा, बूथ कौन संभालेगा, पन्ना कौन संभालेगा? पन्ना या बूथ के कार्यकर्ता ये सब अपने अपने क्षेत्रों में जिला और ब्लॉक स्तर के संगठन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और सरकार में बैठे लोग सरकारी योजनाओं का, जनहितकारी योजनाओं का काम करते हैं। बूथ के कार्यकर्ता का काम मुख्यमंत्री या किसी मंत्री से नहीं पड़ता, वो अधिकतम कलेक्टर के पास होता है। तो वो के कार्यकर्ता का काम विधायक से तो पड़ता है जैन साहब। बूथ के कार्यकर्ता का काम अपने विधायक जो कि सरकार में शायद मंत्री भी होंगे उनसे तो पड़ता है। बूथ लेवल के, ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता के काम ज्यादातर जिला स्तरीय होते हैं और जो विधायक के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। तो सरकार का जिलों से कोई लेना देना नहीं, सरकार का विधानसभाओं से कोई लेना देना नहीं। एक व्यवस्था के तहत जो है जिला स्तरीय यदि किसी भी तरह की योजनाओं में व्यवधान होता है तो निश्चित रूप से उसके लिए विधायक हो गए, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हो गए, इनके माध्यम से प्रभारी मंत्री हो गए, वो सारे काम समन्वय के माध्यम से संपन्न होते हैं। किन्हीं मामलों में विलंब हो सकता है लेकिन काम कोई रुकते नहीं है, कार्य तो सभी संपन्न होते हैं। यही बात तो अभी आपको कुमार साहब भी यही बात तो कह रहे थे कि विधायक परेशान है, इसीलिए तो परेशान है कि विधायक स्तर से नीचे वाले लोगों के काम नहीं वो करवा पा रहे। मंत्री परेशान है क्योंकि वो अपने से नीचे स्तर के लोगों के काम नहीं करवा पा रहे पूरी तरह से। ये खैर हमारा आज का बड़ा मुद्दा नहीं है। सवाल ये है कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और विशेष तौर पर राजस्थान की भी अगर हम बात कर लें, कुल 5 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा चुनाव है। बीजेपी हमेशा से हिंदू कार्ड को लेकर या हिंदू तत्व की बात करती हुई नजर आई है और कर्नाटक में तो सीधे बजरंग दल को बजरंग बली से भी आप लोगों ने जोड़ दिया था। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने खुद कहा कि आप कहीं ना कहीं जिस तरह से जबलपुर का सम्मान मानते हैं कि प्रियंका गांधी वहां गई, लेकिन आपके मंत्री अभी भी चुनावी कार्ड ही तो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को बड़े और एलेबोरेट करके आपको बताना चाहूंगा जी। एक समय था जब कांग्रेस जो है भारत की जनता के मूल भावनाओं को समझ ही नहीं पाई। वो भारतवर्ष में यदि भारतवासी हैं तो वो अपने धर्म के प्रति सम्मान और की समृद्धि की कल्पना करते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समझा और इसके चलते कांग्रेस लगातार कई चुनाव हारी है और लगभग केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन जब कांग्रेस को ये समझ में आया कि भारतवर्ष की जनता की हृदय की भावनाओं को समझने के लिए उनके धार्मिक संस्थान, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान और पालन करना चाहिए, तो उन्होंने उसको पालन किया है। मैं निश्चित रूप से इसको जो है भारतवर्ष की, देश की जनता का सम्मान मानता हूँ। कोई भी राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये इसको राजनीतिक खेल कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको अपनी क्षेत्रीय जनता का सम्मान मानता हूँ और हिंदू धर्मावलंबी की भावना की कद्र करना मानता हूँ, जो प्रियंका गांधी को या नरेंद्र मोदी जी को या नरोत्तम मिश्रा जी को सभी को करना चाहिए और कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कुमार साहब आपके पास आऊंगा। जैन साहब तो कह रहे हैं सरकार बढ़िया चल रही है, काम बढ़िया हो रहे हैं। ब्लॉक स्तर के नेताओं को, बूथ स्तर के नेताओं को कोई लेना देना नहीं है सीधे तौर पर सरकार से, क्योंकि उनके काम जिला स्तर तक के होते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है? जी कुमार साहब। मुझे लग रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो समस्या कहाँ है। अगर ऐसा हो रहा है तो रोज मुझे बताइए कि अभी मीटिंग हुई खास तौर पे
और जो तकरीबन 8 दिन से वो मीटिंग बीजेपी कार्यालय दिल्ली में चल रही है। और देखिए मजाक देखिए कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब और वो मीटिंग हेड कर रहे हैं अमित शाह। जेपी नड्डा उस मीटिंग में एज अ पार्टनर जाते हैं। जेपी नड्डा तमाम मीटिंग्स में चुप रहते हैं, अमित शाह सारी चीजों को कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह तक ये चीजें पहुंची हैं कि जब से जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं तब से बीजेपी हाशिए पर है। खास तौर से मैं एक देखिए, आप किसी पार्टी को पसंद कीजिए या किसी पार्टी को पसंद मत कीजिए, लेकिन अमित शाह ने एक बहुत बेहतर चीज की थी बीजेपी में, जो बीजेपी के अध्यक्ष बने, जिन्होंने कहा था कि सारी मीटिंग पार्टी के ऑफिस में होगी, कोई भी नेता अपने घर पर मीटिंग नहीं करेगा, कोई भी पार्टी का पदाधिकारी अपने घर पर मीटिंग नहीं करेगा। जब नड्डा साहब बने तो नड्डा साहब तमाम राष्ट्रीय और राज्य लेवल की सारी मीटिंग अपने घर पर लेने लगे। उनके देखा देखी उनके नीचे के जितने मंत्री थे, अब जो बड़े पार्टी के लोग थे, उन्होंने भी घर पर मीटिंग लेना शुरू कर दिया। ठीक है। जिसके कारण जो पार्टी के छोटे छुटभैया नेता जो है वो अपनी समस्या, अपनी तकलीफ और जो फुट सोल्जर है वो अपने नेता तक नहीं पहुंचा पाता, बड़े वरिष्ठ नेता तक। अब अमित शाह ने वापस मीटिंग बीजेपी ऑफिस में करनी शुरू कर दी और राज्य इकाई को कह दिया कि सारी मीटिंग अगर क्षेत्र की कोई ऑफिस है तो क्षेत्र के ऑफिस में होगा, किसी नेता के घर पे नहीं होगा। दूसरी चीज, एक ये शिकायत अमित शाह तक पहुंची है। दूसरी शिकायत सुनिए, अब मुझे लगता है बीजेपी वाले मित्र जुड़े हुए हैं। दूसरी शिकायत, सबसे खास और अहम शिकायत, तमाम जो बीजेपी का काडर है वो नाराज है इसलिए कि उनका काम नहीं हो पा रहा, वो वोट कैसे दिलवाए। यहाँ तक कि जो राष्ट्र की, जो सेंट्रल की योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जो राज्य की योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें हडल्स बहुत आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें बंदरबाट बहुत चल रहा है, उसमें घुसखोरी चल रही है, उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। तो सोचिए, जो कैडर किसी से हाथ पैर जोड़कर आपको वोट दिलवाने के लिए उसको घर से बाहर निकाल के लाता है, वो अब कैसे उसको घर से बाहर निकाल के लाएगा? क्यों? क्योंकि इसे पक्ष रूप में सीधे तौर पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। और जहां भ्रष्टाचार है वहां कैडर भागता है, वहां जनता भागती है और वहां वोट देने वाले लोग भागते हैं। ये हाल कांग्रेस का था, वो हाल अब बीजेपी का हो रहा है। यानी कि जो सत्ता में आता है बाय डिफॉल्ट वो इसी तरीके से बिहेव करने लगता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या बीजेपी भी कांग्रेस की गति को प्राप्त होगी। अमित शाह एक्शन में तो आए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक्शन बहुत देर हुआ, बहुत देर में आया है, क्योंकि इस एक्शन का कुछ फायदा होता हुआ मुझे फिलहाल जमीन पे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैन साहब जवाब दे दीजिए इसके बाद, क्योंकि रतन जी के पास भी जाना है मुझे। कुमार साहब, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है और ये एक राजनीतिक में होता ही है कि जो सरकार लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उसके खिलाफ एक जनरल परसेप्शन क्रिएट हो गया था, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही, मंत्रियों की जो है मुख्यमंत्री तक संदेश नहीं पहुंच रहा है, विधायकों मंत्रियों तक संदेश नहीं पहुंच रहा, जबकि वास्तविकता जो है भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सधा हुआ सिस्टम है। और जहां तक प्रश्न उठता है अमित शाह जी की व्यवस्था का और नड्डा जी की व्यवस्था का, तो अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के उपरांत जो है नड्डा जी के कार्यकाल के दौरान जो उनको बेहतर समझ में आया तो उसको संपन्न करा रहे हैं और व्यवस्थाएं संगठन की यथावत चलती हैं और एक व्यक्ति से कभी नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी संगठन की व्यवस्थाएं केवल अध्यक्ष से नहीं चलती है, इसके लिए संचालन की बाकायदा कोर कमेटी होती है। कोर कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय अध्यक्ष भी मानते हैं और पूरे उसके नीचे स्तर के कार्यकर्ता ही मानते हैं। जहां तक सरकार का आपने प्रश्न किया है, मैं इस बात को पुनः कहना चाहूंगा कि सरकार की काम काज एक व्यवस्था के तहत चल रहा है। एक परसेप्शन, चुनाव के समय यह बात उठेगी कि साहब नहीं सुनी जा रही है। मान लीजिए कोई बात 2 साल पहले नहीं सुनी गई तो कार्यकर्ता को रिकॉल हो जाएगा कि साहब हमारी बात नहीं सुनी गई थी, जबकि ऐसा नहीं है। ये हर स्तर पर जो जिस स्तर का काम है, जिला स्तर पर काम है तो कलेक्टर सुनते हैं, प्रदेश स्तर का काम है प्रदेश स्तर पर सुना जाता है। बस उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, कहीं विधायक हैं, कहीं प्रभारी मंत्री हैं, कहीं जिलाध्यक्ष हैं,
उसके माध्यम से बात जाती है और उसमें तत्काल निर्णय होता है, उसमें कहीं कहीं संघ वाले भी हैं कुमार साहब। हाँ, कह सकते हैं संघ वाले कभी कह नहीं आते सकते हैं जैन साहब, यही है। नहीं, संघ वाले कभी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करते हैं भाई साहब। पर्ची में सहयोग के बिना सहयोग कैसे होगा कुमार साहब? संघ तो समाज निर्माण का काम करती है। संघ का काम ये है कि देश की जनता सही दिशा में जाए, जो भारतीय संस्कृति को मजबूत कर सके, संस्कारों को मजबूत कर सके। संघ केवल यह काम करता है और भारतीय संस्कृति और संस्कार यदि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है, मजबूत करती है, तो संघ स्वाभाविक रूप से अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देता है। और कोई दूसरा करता तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जैन साहब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको पता वो साइनिंग इंडिया वाला गुब्बारा फुस क्यों हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी जीतते जीतते क्यों हार गए? क्यों? क्योंकि संघ के और बीजेपी के एनडीए जो वोटर्स थे वो घर से नहीं निकले। जानते हैं आप क्यों नहीं निकला? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपकी राजनीतिक समझ मुझसे बेहतर है। अब उन बातों को ना दोहराइए, नहीं तो फिर वो, और ये हाल मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि काडर बहुत नाराज है नरेंद्र मोदी से, और ये बात बीजेपी के लोग जानते हैं। हमने देखा अलग अलग मंचों पर किस तरीके से अमित शाह जेपी नड्डा को पीछे खींच के खड़ा कर देते हैं, किस तरीके से नड्डा साहब को साइड कर देते हैं। मैं उससे बेहतर कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को मानता हूँ। क्यों? बच्चे दिख तो रहा है, वो व्यक्ति कर तो रहा है, भले वो रबड़ स्टैंप है, लेकिन आप वाला जो रबड़ स्टैंप है वो बहुत बड़ा रबड़ स्टैंप है। मल्लिकार्जुन खड़गे आगे आकर काम तो कर रहा है, दिख तो रहा है, 4 मीटिंग तो कर रहे हो, पर नड्डा साहब कुछ करते हुए नजर नहीं आते हैं। नड्डा साहब हमेशा या तो उनको साइडलाइन किया गया है या बलि का बकरा बना दिया गया है। अब मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, जैन साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे अपना राज्य जिता कर ले आए, नड्डा साहब अपना राज्य गंवा कर लाए हैं। और मैं आपको एक और शुभ सूचना दे देता हूं, शायद मुझे लगता है आप इससे प्रसन्न होंगे। नड्डा साहब की विदाई हो रही है, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे मंत्री जो निस्तेज है, रबड़ स्टैंप है, उनकी विदाई 20 तारीख से पहले हो जाएगी। नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, उससे पहले हो जाएगी। बहुत सारे मंत्री जो हैं उनको रिटायर करके वापस भेजा जा रहा है संगठन में। संगठन से बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको मंत्री बनाया जा रहा है। बहुत कुछ फेरबदल हो, और सबसे बेहतर और घाट जो है वो नड्डा साहब पे गिर रही है। मैंने बीजेपी का कह रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी संगठन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ बड़ा व्यवस्थित काम है। हार और जीत तो ये जीवन से जुड़े हुए विषय हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ काफी चुनाव हारी थी, कभी जीत रही है। हार और जीत तो जुड़े हुए मामले हैं, ये चलते रहेंगे। जब ये घटना घट जाएगी फिर हम डिबेट कर लेंगे। मुझे लगता है उस दिन मुझे ये महोदय याद करेंगे, फिर हम डिबेट कर लेंगे। एक और अग्रवाल जी याद करेंगे ना आपको, और हमें दोनों को याद करेंगे। चलिए, नहीं तीनों को याद करूंगा। रतन जी को क्यों भूल जा रहे हैं? रतन जी भी इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका सहयोग कर रहे हैं। खैर, मैं रतन जी के पास जाऊंगा अब। रतन जी काफी देर से इंतजार कर रहे थे। रतन जी, 24 का चुनाव और उससे पहले ये 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन 23 तारीख को होने वाली बैठक भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष एकजुट होने की बातें तो हो रही हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री पद का, ये खुद शायद विपक्ष के बड़े बड़े नेता नहीं जानते। और कर्नाटक में जीत के बाद कहीं ना कहीं जो आपके विरोधी दल हैं और बीजेपी के भी विरोधी हैं, वो टेंशन में है, क्योंकि कांग्रेस अब कॉन्फिडेंस में आ गई है। देखिए आशीष भाई, जब यूपी की सरकार बनी थी 2004 में, यह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री होंगे। जब सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, अभी तो कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना है, उसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव में सारे विपक्ष के लोग मिलके सरकार बना लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को खदेड़ देंगे। उसके बाद सारे लोग मिलकर तय कर लेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। और आपको भी पता है और सबको पता है कि जिस पार्टी के ज्यादा सांसद होते हैं, जिसकी संख्या ज्यादा होती है, कहीं न कहीं जो मुहर है उसी के ऊपर लगती है।
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो विषय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि देश की जनता को 2014 से अब तक 9 सालों में जो ठगा गया है, जो उनको तकलीफ दी गई है, जो झूठे वादे किए गए हैं, उस व्यक्ति को सत्ता से बेदखल करना है। इस देश में अच्छी सरकार देने का जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेके कांग्रेस पार्टी चल रही है। हम बड़ा दिल दिखाएंगे और देख लेना, हम सारे लोगों को एक मंच पे लाके खड़ा कर देंगे। बड़ा दिखाएंगे, लेकिन मंच पर कैसे सब आएंगे ये सवाल है, क्योंकि अभी भी केजरीवाल साहब से भी मुलाकात राहुल जी की कहीं ना कहीं पेंडिंग शब्द में कह लूँ कि वो है, और साथ ही साथ अभी टीएमसी के साथ, केसीआर साहब के साथ और अन्य कई राजनीतिक दल जिससे कांग्रेस की दूरियां रही हैं, उनसे कैसे पटरी पर गाड़ी मेल खाएगी, ये भी सवाल है। और हमारी जो बात है थोड़ी सी दिक्कत है, बना लेंगे, क्योंकि पंजाब में अगर वो गवर्नमेंट में है, पंजाब में हमारे एमपी ज्यादा है, दिल्ली में वो गवर्नमेंट में है, वहाँ पे हम भी 7 सीट पे 6 सीट पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेच फंसेगा, लेकिन हम उस पेच पे देखो दोनों भाइयों को दिल बड़ा करके बात को बनानी होगी। और तेलंगाना की बात है, आंध्र प्रदेश की बात है, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का मुद्दा अलग होता है, लोकसभा चुनाव का मुद्दा अलग होता है। लेकिन ठीक है आशीष भाई, सारे के सारे विपक्ष के लोग एक हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं संविधान बचे। विपक्ष के लोग एक हो जाएंगे। कुमार साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊं, लेकिन एक छोटी सी चीज जल्दी से मुझे आप बता दीजिए। ये विपक्ष के लोगों को तो आप एक कर लेंगे, लेकिन ये पार्टी के जो लोग हैं इनको कब तक और कैसे एक कर पाएंगे? कई राज्य तो ऐसे हैं, संगठन भी नहीं आपके अभी तक 10-10 साल होने को आ रहे हैं। 10 साल से कांग्रेस जैसी पार्टी का जहां संगठन ना बने जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ये कांग्रेस के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है क्या? आशीष भाई, पूरे भारत के अंदर आप एक ऐसा ब्लॉक बता दीजिए जहां पे कांग्रेस का संगठन न हो और जो कांग्रेस पार्टी के लोग न हो। पूरे भारत में हर जिले में कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष नहीं है, और ऐसे कई राज्य हैं, एक नहीं 2-3 राज्य में आपको अभी गिनवा दूंगा। आशीष भाई, 9000 डेलीगेट लोग के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वोट दिए हैं, तो डेलीगेट रतन जी, तो बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के अलावा जिला अध्यक्षों को भी थोड़ा सा समय दिया कीजिए, उनकी भी चाय पीजिए और पिलाया कीजिए। खैर, मैं कुमार साहब, मैं आपको जानकारी भेज दूंगा। कुमार साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक छोटा सा सवाल बस, मुझे ये बता दीजिए, क्या कांग्रेस 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? क्योंकि ममता ने, शरद पवार ने, नीतीश ने और तमाम इनके घटकों ने कहा है कि केवल 200 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। और दूसरी सबसे खास और अहम बात, मुझे जरा सवाल का जवाब दीजिए, क्या राहुल गांधी रायबरेली आ रहे हैं? क्योंकि वायनाड में सीपीएम ने कह दिया है कि वो अपना प्रतिद्वंदी उतारेंगे, और अब जो मध्यवर्ती चुनाव आयोग 1 महीने में वहां पर चुनाव होने वाला है, 1 से 1.5 महीने में, तो क्या कांग्रेस की तरफ से वहां पर कौन होगा? और दूसरी चीज, राहुल गांधी को क्यों एक सेफ सीट, एक सुरक्षित सीट के लिए भटकना पड़ रहा है? क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने कह दिया है कि रायबरेली और हर जगह से हम कांग्रेस के खिलाफ अब उम्मीदवार उतारेंगे। और सबसे खास और अहम बात, क्या विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी होंगे? अगर राहुल गांधी चेहरा है तो कांग्रेस खुले तौर पर क्यों नहीं बोल रही? और तमाम उनके विपक्षी दल 18 तारीख को बोल देंगे क्या? अगर बोल देंगे तो मुझे लगता है जनता के बीच भी नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आशीष भाई, कुमार भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि राहुल गांधी जी का जो मामला है वो कोर्ट में है, उनकी सदस्यता चली गई है, चुनाव लड़ने पे भी उनके ऊपर रोक लगी हुई है। तो उनका चेहरा घोषित करना नहीं करना, वो तो समय पे वो बातचीत हो जाएगी। दिग्विजय सिंह के 2 दिन पुराना बयान देख लीजिए, उन्होंने कहा है हाई कोर्ट से हम स्टे लेंगे और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा है। तो यार रत्नाकर, कम से कम अपने नेताओं को बयान नहीं। अरे भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो समय पे वो डिसीजन ले लिया जाएगा, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात सीट की, राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। मैं इस बड़े चैनल पे मैं गवाही दे रहा हूँ कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के ही किसी लोकसभा से लड़ेंगे, रायबरेली कहीं से भी लड़ेंगे, रायबरेली हो या मेरठ,
लेकिन लड़ेंगे अमेठी तो वापस नहीं जा रहे, वो अमेठी तो वापस नहीं जा रहे, और अमेठी कुमार भाई मैंने बड़े दावे के साथ कह दिया है कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। बात खत्म है, आप डिबेट करवा लेना इसी मुद्दे पे, मैंने कह दिया है। मैं बता दूं राहुल गांधी कहाँ से लड़ेंगे, मुझसे पूछ लीजिए ना भाई साहब। मैं बताऊं, राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कन्याकुमारी से। बहुत अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको खबर है कन्याकुमारी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और एक दिन हम लोग इसी पे डिबेट करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के नेता है, थोड़ा खबर रखा करें। बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी लोकप्रिय नेता है, देश के नेता है, किसी भी कोने से चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। मेरे पास क्योंकि वक्त का अभाव है, जैन साहब आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा मैं। 2024 की तस्वीर गंभीर, फाइनल कमेंट। जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, विपक्ष कितना भी कुछ कर ले। इस समय देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पसंद कर रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी केंद्र में। ठीक है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। रतन जी, फाइनल कमेंट आपका। आवाज मिल रही है रतन भाई आपको? ठीक है, कुमार साहब आपके पास आऊंगा। फाइनल कमेंट को मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप विस्तार से कंक्लूड कीजिए कि क्या 2024 में आम चुनावों को लेकर और इन 5 राज्यों के चुनावों को लेकर क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है। एक दूसरा, इन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों का आम चुनावों पर कितना असर रहेगा, ये दोनों तस्वीरें मैं चाहूंगा आपकी, आप कंक्लूड करें फाइनल कमेंट के तौर पर। जी देखिए, हिमाचल और कर्नाटका के जीत के बाद कांग्रेस बहुत खुश है, प्रसन्न है, और वो पूरी ताकत में है। काडर भी खुश है, और कम से कम अब 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए और अलग अलग राज्यों के चुनाव लड़ने के लिए पैसा कांग्रेस मेहनत कर लेगी, और हर एक पार्टी को पैसा चाहिए होता है। बीजेपी भी अच्छी मेहनत करती है, बड़ा विषय नहीं है। लेकिन सबसे खास बात, 24 को चुनाव को आप साइडलाइन कर दीजिए, क्योंकि 24 में मुझे नहीं लगता है, जहां तक मैं जमीन 1.5 महीने में गुजार के आया हूँ, अलग अलग जगह घूम के आया हूँ, अभी भी मैं राजस्थान में हूँ इलेक्शन के काम से, मुझे लगता है अभी भी मोदी के मुकाबले कोई और नहीं खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना वो राहुल गांधी है, ना शरद पवार है, ना ममता बनर्जी है। छत्रपों को विध्वंस करने की ताकत अभी भी मोदी में है। और आज मेरी बात हो सकता है कि अतिशयोक्ति लगे, आपको लगे कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, लेकिन 303 नहीं, 350 का भी अगर आंकड़ा नरेंद्र मोदी 2024 में छू ले तो वो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी अलग अलग राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है, छत्तीसगढ़ झारखंड में एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, महाराष्ट्र में नई नवेली सरकार बनी है, हनीमून पीरियड होने के बावजूद भी वहां पर एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ बन गई है। ठीक है, अब सबसे खास और अहम बात, उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी योगी आदित्यनाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो सफल हो रहे हैं, लेकिन यही सफलता मध्य प्रदेश में मिलती हुई नहीं दिख रही है। बेहतर बिहार में बीजेपी करती हुई नहीं दिख रही है, बेहतर पश्चिमी बंगाल में बीजेपी करती हुई नहीं दिख रही है। हर एक राज्य में बीजेपी का काडर राष्ट्रीय मतलब ये सोचिए कि नेशनल इलेक्शन के लिए तो तैयार है, पर क्षेत्रीय इलेक्शन उसका बताना रह गया। राजस्थान वो बेहतर काम नहीं कर रही है मुझे लगता है, और बीजेपी को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। आत्ममंथन करना चाहिए। रतन जी, चलिए वक्त का अभाव है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।